हेलो। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग देखेंगे हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, पाइथन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। और प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? कोई काम अगर हमें कंप्यूटर से कराना है तो प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो ये है, पाइथन में तो फिर आएंगे, पहले हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? लैंग्वेज की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें किसी लैंग्वेज में तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब एक चीज़ है, यहाँ पर हमें ये पता है कि जो कंप्यूटर है आपका, उसकी या जो मशीन है आपकी, उसका माइक्रो प्रोसेसर 0 या 1 समझता है। उसकी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं मशीन कोड, वो 0 1 होता है। ठीक है, 0 या 1, पहली बात तो ये, वो 0 1 ही क्यों समझता है? ठीक है ना। तो देखो, 0 1 वो इसलिए समझता है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी या तो ऑफ हो सकती है या ऑन हो सकती है। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1, क्योंकि करंट से या बिजली से काम करता है आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है। तो बिजली या तो आप बंद कर सकते हो या खोल सकते हो, उसके अलावा और कोई तरीका तो है नहीं। तो वही उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, या तो 0 होगी बिट या 1 होगी। ठीक है, तो ये होती है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए आसान है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। 0 1 कौन लिखता रहेगा? स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, जब इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू हुआ था, तो तब 0 1 से ही करते थे। पंच कार्ड का यूज़ होता था और तब उस समय 0 1 का ही यूज़ करते थे। तो कंप्यूटर का भी आसान होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। तो उसमें ये आसानी हुई हमारे लिए कि जो हम कोड था वो इंग्लिश जैसी भाषा में लिखते थे और उसके बाद वो चेंज होता था। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है या बोलो मशीन है आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, अब हमने तो लिखा बढ़िया सी इंग्लिश लैंग्वेज में, चेंज होगा 0 1 में। तो ये चेंज कौन करता है? उसको हम बोलते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये तो बात होगी। तो अब हमने जब लिखा प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको वो लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं आपके कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है और कंप्यूटर को हम कोई और लैंग्वेज सिखा भी नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये कह सकते हैं कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कोई जिसमें हम कोड करें और उसके बाद उसकी लैंग्वेज में से चेंज करें। या तो तुम 0 1 में लिख लो, 0 1 में लिखोगे तो बहुत मुश्किल है। तो इससे हम इसके जो दूसरा ऑल्टरनेटिव ये था कि कोई एक लैंग्वेज में लिखो और उसे कन्वर्ट करो उसकी 0 1 में कंप्यूटर की। तो इसलिए जो लैंग्वेज होती है हमारी, उनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर के समझ में नहीं आती। तो जो भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे पाइथन, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे लेवल तो आसान है, लेकिन ये जो लेवल की बात करते हैं हम, ये कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो प्रोसेसर के लिए बहुत मुश्किल है ये लैंग्वेज समझना, और ये कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है। इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये होगी लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसको आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, आपका कंप्यूटर है, वो बहुत आसानी से समझ लेगा। ठीक है, अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो है पाइथन। हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ से मैं आपको पाइथन का जो टॉपिक है मेन, वो समझा रहा हूँ कि पाइथन क्या कंपाइलर पे काम करती है, इंटरप्रेटर पे काम करती है। तो पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो काम करती है इंटरप्रेटर से। देखो, अभी ये कंपाइलर है जो इंटरप्रेटर है, दोनों ये काम क्या करते हैं? ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा 0 1 में। ठीक है ना। कंपाइलर का बस एक काम ये है कि जब ये ट्रांसलेट करता है, तो जैसे मैंने कोड लिखा, कुछ भी लिखा, तो उसको पूरा एक बारी में उठा के इसको कंपाइल्ड कोड में चेंज कर देगा एक बारी में। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है, जो मैंने कोड लिखा है, उसको लाइन बाय लाइन पहले चेंज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। जबकि ये एक बारी में ही इसको कंपाइल करके रख देगा, फिर उसके बाद आपका प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये कंपाइल्ड कोड बना। अब इसके बाद आपका प्रोसेसर, अब वो डिपेंड करता है प्रोसेसर कितना उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से वो उतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि इंटरप्रेटर के टाइम में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करेगा, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर। तो अगर लाइन बाय लाइन कोई काम हो रहा है तो खुद बताओ मेरे को, वो स्लो होगा कि फास्ट होगा? एक लाइन पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा ट्रांसलेट करने के बाद, फिर एक लाइन पढ़ेगा, उसको पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, फिर एग्जीक्यूट करेगा। स्लो होगा ना, बिल्कुल। तो इंटरप्रेटर स्लो होता है कंपाइलर के मुकाबले, जिस कारण पाइथन भी स्लो होती है बाकी कुछ लैंग्वेजेस के मुकाबले। जैसे C++ लैंग्वेज होगी, जावा, इनसे थोड़ी वो स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, बाकी लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज़ होता है। सिंपल सी बात है। तो ये तो हमने देखा पाइथन का ओवरव्यू। अब पाइथन के कुछ के बहुत फीचर हैं जिसके कारण पाइथन बहुत आजकल चलन में भी है और आपके करिकुलम में भी है।
तो अब वो फीचर देखते हैं पाइथन के जिसके कारण हम इसे पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं पाइथन के फीचर्स पर। तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, कंप्यूटर के समझ के बाहर है और हमारे लिए बहुत आसान है लिखना। तो हम ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे जावा हो गई, ये पाइथन होगी, C++, ठीक है ना। इस पर आते हैं फ्री और ओपन सोर्स। फ्री है मतलब आपको इसे यूज़ करने के पैसे नहीं देने, फ्री है, डाउनलोड करो और यूज़ करो, ठीक है, फ्री है। और साथ साथ ओपन सोर्स है। अभी ओपन सोर्स क्या होता है ये देखते हैं। देखो ओपन सोर्स मतलब जो इसका कोड है, जो पाइथन का कोड है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे एडिट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, इसमें क्या कैसे हो रहा है, मतलब ओपन सोर्स है। इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है और आप उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप उसका कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं बिना पैसे दिए, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप चाहें, आपको ज़रूरत पड़ती है तो, इसलिए ये ओपन सोर्स है, ठीक है। और फ्री भी है, तो फ्री में आप डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पैसा देने की। लिखा है प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर इजी टू अंडरस्टैंड, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ये कारण नहीं है इसका कारण ये है कि जिसका सिंटैक्स है वो बहुत क्लियर है, मतलब बिल्कुल इंग्लिश जैसा है। और इंग्लिश तो हमें आती ही है, नहीं भी आती है तो मतलब ठीक ठाक समझ तो लेते ही हैं। तो ये बिल्कुल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, तो इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड है। तो बाकी भी तो इंग्लिश में लिखते थे, वैसा तो है नहीं, C++ को हम किसी और भाषा में लिखते हैं, तो आप तो बोलोगे तो वो भी ऐसे तो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो भी है, लेकिन उसका जो कोड होता है वो थोड़ा टेक्निकल टाइप का होता है। टेक्निकल टाइप का मतलब जैसे उसका कोड है तो बिल्कुल इंग्लिश जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम इज़ एंड ऐसे वर्ड का भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं होता था, वहाँ पर हम उनकी जगह ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वो बाकी अलग चीज़ है, मतलब वो उतनी आसान नहीं है, आसान है लेकिन पाइथन जितनी आसान नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत आसान है। पाइथन इस केस सेंसिटिव, हाँ ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने स्टार भी लगा रखा है कि ये केस सेंसिटिव है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है रमेश नाम का, रमेश, तो वो अपना नाम ऐसे भी लिख सकता है, वो अपना नाम ऐसे भी लिख सकता है, वो अपना नाम कैसे भी लिख सकता है, वो R छोटा A बड़ा M E छोटा S बड़ा H ऐसे। तो सबको पता है कि ये नाम चाहे ऐसे लिखे ऐसे है, तो वो रमेश ही जो अपनी क्लास में पढ़ता है। ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई और हो जाएगा, यहाँ पर कोई और हो जाएगा, लेकिन पाइथन के लिए वो अलग अलग है। ये रमेश पाइथन के लिए अलग है, ये रमेश अलग है, ये रमेश अलग है, ये रमेश अलग है, ठीक है। पाइथन क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ना भाई, तो इसलिए सब उसके लिए अलग है। मतलब अगर आपने एक भी अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे लोअर केस अपर केस कर दिया, भले ही वो सेम है, मतलब R भी यहाँ भी R है, लेकिन एक जगह कैपिटल हो गया, मान लो एक जगह स्मॉल हो गया, तो वो उसको अलग ट्रीट करेगा। अब है इट इज़ पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल मतलब जैसे जिसको मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह आराम से ले जा सकूँ, ठीक है। तो पाइथन पोर्टेबल है, मतलब पाइथन का कोड पोर्टेबल है। मतलब मैंने कोड बनाया विंडोज़ में बढ़िया चलता है मेरा कोड। अब कल के दिन मैकबुक खरीद ली, तो भाई मैकबुक खरीदी और अब वो कोड वहाँ चलाना है, तो विंडोज़ अलग है, मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मैक ओएस है। अब ये तो गड़बड़ होगी यार कि वो विंडो में चलाया था मैंने प्रोग्राम अपना, अब यहाँ कैसे चलेगा? तो इस समय काम आती है इसकी जो ये फीचर है पोर्टेबल। अगर मैंने ये प्रोग्राम एक ओएस में बनाया है तो मैं इसे दूसरी जगह भी चला सकता हूँ, ये पोर्टेबल होता है। इसका मतलब ये है ये डिफरेंट ओएस को सपोर्ट करता है, जैसे लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस, ठीक है। तो एक प्रोग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना है, दूसरे में भी चल सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या हुआ? प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर आपके हार्डवेयर से है, तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपका इंटेल i5 प्रोसेसर है, मेरा AMD Ryzen 7 है, तो अगर आपने इसको चलाया है अपने कंप्यूटर में जिसका प्रोसेसर कोर i5 कुछ और 10th जनरेशन का है, फिर उसको उठा करके उस कोड को उठा के मैं अपने प्लेटफॉर्म में चलाऊँ जो मेरे में Ryzen 7 है, तो मेरे में चल जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका हार्डवेयर क्या है आपके कंप्यूटर का, ये कोड रन कर जाएगा। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो पोर्टेबल नहीं होती और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो है ही। अब इट हैज़ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। पहले तो देखो लो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, मान लो मुझे एक कुछ काम कराना है, मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, सबको पता है 2 नंबर ऐड करने, दोनों को ऐड करो, हो गए दोनों ऐड, ठीक है। अब ये काम मुझे 1000 बार अपने प्रोग्राम में करना है। अगर मेरे को ऐड करना है तो पहले तो मेरे को उसका कोड लिखना पड़ेगा, भले छोटा कोड है लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अब वो कोड लिखना है, अब 1000 बार करवाना है तो 1000 बार थोड़ी लिखूँगा कोड। तो ऐसे टाइम पे फंक्शन काम आते हैं। तो एक बार कोड को आप लिख दो एक फंक्शन के अंदर, और उसे जहाँ 1000 बार यूज़ करना है वहाँ 1000 बार बस फंक्शन का नाम लिखो, वो कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में फंक्शन यूज़ में आते हैं। अब ये फंक्शन ये छोटे मोटे काम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे काम नहीं होते, ठीक है। पाइथन में बहुत और वास्ट काम के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो उसमें रिच लाइब्रेरी है इन प्रीडिफाइंड फंक्शन की। अब इन प्रीडिफाइंड जरूरी नहीं है ऐड सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन हो, कई और तरीके के फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े अलग अलग काम के लिए यूज़ के लिए। तो हमें बार बार मतलब कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है वही काम करने की, तो बस हम सीधा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वो पहले से बनाया फंक्शन होगा, किसी ने पहले से बना रखा होगा, और हम उसका सीधा यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो यही तो फ़ायदा है पाइथन का, क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है, तो हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हर कोई अपना योगदान दे सकता है। तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है। तो इसलिए ही हम पाइथन का एक ये फीचर कह सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी। इट इज़ यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनानी हो अगर, तो हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज़ में आती है, ठीक है। अब इसमें आता है पाइथन यूजेस आइडेंटिटेशन फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक। ये आइडेंटिटेशन क्या होता है, इसको ज़रा हटाते हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा, अभी मैं कोई और लैंग्वेज लेता हूँ और साथ ही साथ पाइथन भी साथ में आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैंने कोई एक लैंग्वेज ली, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा, अभी इस पे ध्यान मत देना मैंने क्या लिख दिया, वाइल, चलो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एग्ज़ाम्पल है। तो देखो ये जो भी चीज़ है ये वाइल है, ठीक है। अब बाद में देखेंगे ये वाइल होता है क्या। फ़िलहाल यहाँ देखो ये मैंने लगा रखा एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा उसे हम बोलेंगे वाइल की बॉडी। मतलब जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो सारे जो भी चीज़ हम लिखेंगे उनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट कहलाएंगे इसकी बॉडी के। अब कैसे पता चला हमें इसकी बॉडी के होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पैरेंथेसिस लगा, ये हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली वाइल की बॉडी का होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन पाइथन में अगर मेरे को यही करना है तो मैंने वाइल लिखा, मान लो मैंने यही लिखा, अब हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की जगह ये कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और ये मान लो मेरी स्क्रीन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरा मान लो मैंने नोटपैड खोला हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कॉलन लगाने के बाद देखा है यूजर्स आइडेंटिटेशन। तो अगर मुझे बताना है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो तेरी बॉडी का है, तो यहाँ पर मैंने स्पेस दूंगा, या तो आप 4 स्पेस दे दो या आप एक टैब दबा दो, तो दोनों चीज़ कर सकते। तो मान लो मैंने टैब दबाया तो ऑटोमेटिकली 4 का स्पेस देता है, तो 1 2 3 4। तो फिर मैं जो यहाँ भी लिखूँगा, यहाँ इन 4 के बाद यहाँ जो भी लिखूँगा, यहाँ हर लाइन में 4 का स्पेस देना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि ये लाइनें इसकी बॉडी की हैं। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम कॉलन लगा के स्पेस मारते हैं, और वो स्पेस बराबर होना चाहिए। तो आप नॉर्मली 4 का स्पेस देते हैं, यहाँ फिर एक टैब, यहाँ पर एक टैब मारा, यहाँ एक टैब, और जो लिखेंगे वो उसकी बॉडी का होगा। यहाँ पर मान लो मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट लिख दिया, पाइथन का प्रिंट लिख दिया उसकी बॉडी के बाहर कोने में, तो फिर वो उसकी बॉडी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पाइथन में होता है ऐसा, बाकी सब लैंग्वेज में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, चाहे जावा हो, चाहे C++ चाहे सी हो, ठीक है। यूज्ड फॉर ब्लॉक, ये इनको हम बोलते हैं ब्लॉक, जो ये है ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया। एंड नेस्टेड ब्लॉक, नेस्टेड मतलब नेस्टेड हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ एक के अंदर दोबारा वही चीज़ का हम यूज़ करें। तो अगर मैंने इसके अंदर फिर से इसी को लिखा होता तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। अब यहाँ पर कैसे होता है देखो, मान लो देखो ज़रा, नॉर्मल किसी लैंग्वेज की बात करें तो पहले उसका देख लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा यही वाला वाइल लिख दिया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट यहाँ। अगर मैं इसके अंदर फिर से एक वाइल लिखता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ले लिया, तो इसकी बॉडी यहाँ खुली, इसकी बॉडी यहाँ बंद हुई, तो ये हो गया नेस्टेड ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक। और हमें पता है इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब इसकी बॉडी के अंदर ये आ रहा है और इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पाइथन में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पाइथन में अगर मैं यही लिखता तो मैं ऐसे लिखता वाइल, मैंने मान लो यहाँ यही लिखा, कॉलन लगाया, या मैंने 1 2 3 4 इतने का स्पेस दिया, ठीक है। ये मतलब इसकी बॉडी है यहाँ पर। तो इसी लाइन में मैंने फिर से वाइल लिख दिया वाइल। तो अब
इसकी जो बॉडी होगी वो लिखने के लिए मेरे को यहाँ से फिर से उतना स्पेस देना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब यहाँ पर जो मैं लिखूँगा ठीक इसके नीचे वो इसकी बॉडी में आएगा, जो यहाँ पर लिखूँगा वो इसकी बॉडी का कहलाएगा। ठीक है, अब अगर डिटेल में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे अभी हमने कवर करना है, हम इसमें प्रोग्राम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मतलब मैं ये बस बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं एडेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट ये नहीं समझता, ये समझता कितनी स्पेस आपने दिया। तो यहाँ से 4 4 4 4 स्पेस मैंने दिए, तो ये इसकी बॉडी का हुआ। अब यहाँ से गिनो तो यहाँ से 8 स्पेस हुए, 8 8 8, तो भैया ये जो 8 स्पेस के बाद लिखूँगा यहाँ वो इसकी बॉडी का कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा आएगा बड़े भार वाले के अंदर ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, तो ये थे इस पाइथन के फीचर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैसे हम काम करेंगे पाइथन के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।